नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, ज़्यादातर विद्यालय में परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आप इसे टर्म 1 की परीक्षा भी कह सकते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम या अर्धवार्षिक परीक्षा भी कह सकते हैं। और इसमें अब तक के पढ़ाए हुए जितने भी पाठ हैं और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे व्याकरण के बहुत सारे ऐसे शीर्षक हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो पढ़ाए गए हैं। ये सारी ही चीज़ें आपसे पूछी जानी हैं। इस बार की जो परीक्षा है वो ज़्यादातर विद्यालयों में बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर के रूप में पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज हम व्याकरण की बात करेंगे। व्याकरण की तैयारी आप परीक्षा के लिए कैसे करें, इस चीज़ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। व्याकरण में 6वीं, 7वीं, 8वीं में ज़्यादातर ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, क्रिया विशेषण, काल, विशेषण, विशेष्य। इस तरह के जो शीर्षक हैं वो छोटी क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। अब यहाँ पर जब भी शिक्षक आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ा रहे होंगे या उन्होंने पढ़ाना खत्म किया हो, उसके बाद उन्होंने ज़रूर आपको वर्कशीट या कार्य प्रपत्र भेजा होगा। कुछ बच्चों के पास इस तरह की ग्रामर की किताब भी होगी और किताब के पीछे भी अभ्यास कार्य दिया होता है। जो भी थोड़ा बहुत अभ्यास कार्य दिया होता है वो भी आप कर सकते हैं इसमें। लेकिन एग्ज़ाम से पहले इसके अलावा भी आप थोड़ी बहुत और तैयारी करना चाहते हैं इन टॉपिक्स को लेकर के, तो यहाँ पर आपको किसी भी कार्य प्रपत्र या फिर किसी और चीज़ का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं एक बहुत ही सरल सा आपको तरीका बताऊंगी जिससे कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक के जो पाठ हैं उनकी भी तैयारी हो जाएगी और साथ ही साथ आपके इन टॉपिक्स जो हैं ग्रामर के, इनकी भी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर आज हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसके बारे में देख लेते हैं। जब भी आपकी शिक्षिका या शिक्षक ने इस तरह के टॉपिक्स पढ़ाए होंगे तो इससे रिलेटेड आपको नोट्स ज़रूर दिए होंगे। उन नोट्स को लिखना बहुत ज़रूरी है। उन नोट्स को आप निकाल करके सबसे पहले तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या हैं, इनके कितने भेद हैं, भेद को पहचानने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले अच्छे से आनी चाहिए। बच्चों, यदि आप लोगों को व्याकरण से जो संबंधित शीर्षक हैं इनके भी डिटेल जानकारी चाहिए या वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करें। मैं पूरे कार्य प्रपत्र के साथ इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उन्हें समझा करके वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। अगर इस बार की परीक्षा में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जैसे शीर्षक आपसे पूछे जाने हैं तो इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे। तो आइए पहले हम संज्ञा, सर्वनाम क्या है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ 3 ही जो भेद हैं उनके साथ ही मैं जा रही हूँ। अगर आप लोगों को समूह और द्रव्यवाचक भी बताया गया है तो वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, जैसे इसमें पुस्तक वगैरह का नाम आता है, और किसी व्यक्ति, ये भी व्यक्ति का नाम ही है, शर्मा जी, तो इस तरह के नाम जो आते हैं उनको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक में जिन शब्दों से पूरी जाति के बारे में पता चलता है उसे हम जातिवाचक कहते हैं। अब इसमें जो शब्द आते हैं वो है पेड़, बिल्ली। पेड़ कई तरह के पेड़ होते हैं, किसी पर्टिकुलर पेड़ का नाम नहीं लिखा गया है। शहर, कोई भी शहर हो सकता है। बिल्ली, ये जानवर है, जैसे कि बिल्ली या कुत्ते जो हैं अगर आप घर में पालते हैं तो कुत्तों को अक्सर आप कोई ना कोई उसका नाम रखते हैं। तो अगर किसी कुत्ते का नाम आपने मान लीजिए टॉमी रखा है, और तो ये जो टॉमी नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाएगा। तो जब भी किसी चीज़ का नामकरण हो जाता है तो वो चीज़ जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से किसी भी चीज़ के भाव का पता चलता है। व्यक्ति को लिया जाए तो ऐसे इमोशंस जो कि आप महसूस कर सकते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत उन शब्दों को रखते हैं। तो सुंदरता है, शैतानी, मिठास, बुढ़ापा, बचपन, ईर्ष्या और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। भाववाचक संज्ञा और विशेषण में बहुत ही हल्का सा फर्क होता है, लेकिन इस फर्क को आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। विशेषण होता है किसी भी चीज़ की अगर विशेषता बताई जा रही है, जैसे सुंदर फूल। अब यहाँ पर सुंदरता जो है वो भाववाचक होगा, लेकिन सुंदर शब्द जो है वो विशेषण कहलाएगा। तो ये सारे जो फर्क हैं ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आपके शिक्षक ने ये ज़रूर आप लोगों को पढ़ाया होगा। इसके बाद है विशेषण। विशेषण में जैसे कि 4 भेद हम अब यहाँ पर विशेषण वो शब्द होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इसमें गुणवाचक है, इसे भी हम 4 कैटेगरी में, अब यहाँ पर इसके भी 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक किसी भी वस्तु
किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुणों के बारे में, चाहे वो दिखने में कोई गुण हो, चाहे उसकी अवस्था को लेकर के हो, चाहे उसके काल को लेकर के हो, ये सारे शब्द जो हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। संख्यावाचक, जब किसी चीज की संख्या के बारे में बात हो रही हो, जैसे कि 4 आम, तो यहाँ पर 4 जो है वो संख्या है, तो वो जो 4 है वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब संख्यावाचक को भी फिर 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जब हमें पता है कोई ना कोई वहाँ संख्या है लेकिन वो निश्चित नहीं है, कितनी संख्या में वो चीज़ है वो निश्चित नहीं है। टोकरी में कुछ आम रखे हैं, कुछ आम का मतलब है 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जब संख्या आपकी निश्चित नहीं है किसी चीज़ की, तो उसे तब हम अनिश्चितवाचक विशेषण में रखते हैं। और अगर संख्या निश्चित है, जैसे कि टोकरी में 4 आम रखे हैं, तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। इसी तरह से परिमाण, यहाँ पर जैसे संख्या के बारे में है, यहाँ परिमाण नाप तौल के बारे में, जो चीज़ें हम नाप तौल करके लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर भी जैसे हम आम की बात करते हैं, शुरू में संख्यावाचक में हमने 4 आम कहे थे, अगर यहाँ पर हमें परिमाणवाचक में उसी वाक्य को कहना है तो इसमें 4 के बाद हमें उसे तौलने का जो मापदंड होता है, जैसे स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है किलो, वो हमें लगाना पड़ेगा। 4 किलो आम चाहिए। तो 4 तो यहाँ संख्या है, लेकिन 4 के जस्ट बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट में जो तौलने का है वो लगा हुआ है किलो, तो ये परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। इसमें भी निश्चित अनिश्चित 2 तरह के होते हैं। अगर निश्चित है, जिसमें कि परिमाण बिल्कुल निश्चित है, 4 किलो आम मुझे चाहिए, तो यहाँ 4 किलो निश्चित परिमाण है। अनिश्चित है, अब मुझे थोड़ी सी चीनी दे दीजिए, तो यहाँ थोड़ी सी चीनी हो सकता है वो 100 ग्राम भी होगा, 50 ग्राम भी होगा। यहाँ पर चूंकि चीनी भी हम तौल करके ही लेते हैं, थोड़ी सी जो शब्द है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। इसी तरह से सार्वनामिक, जब अब यहाँ पे जब ऐसा कोई वाक्य हो जैसे कि वह घर रमेश का है, वह जो सर्वनाम है वो घर के बारे में ही है, घर की जगह पे ही हम वह का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो ये इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें हम वह को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से विशेषण की भी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ये जो वर्कशीट्स हैं इनका PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो इसे नोट्स की तरह अपने कॉपी में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगला टॉपिक है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भी आगे 6 भेद हैं। पुरुषवाचक में फिर से 3 भेद आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी चीज़ के लिए आप बिल्कुल श्योर हैं तो यहाँ पर आप निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यह पुस्तक, वह बालक, तो यह वह इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जब हम किसी चीज़ के लिए हमारे मन में कोई शंका होती है, जैसे कोई मुझे पुकार रहा है, मुझे कुछ खाने को दे दो, तो यहाँ पर कुछ, कोई, ये क्या है? अनिश्चय है, अनिश्चितता है इसमें। आप श्योर नहीं है कि कौन आपको पुकार रहा है, आपने मांगा है खाने के लिए, कुछ खाने को दे दो, यहाँ पर क्या खाने के लिए दिया जाएगा इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। इस तरह के जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसी तरह से संबंध, जब 2 छोटे छोटे वाक्य हों, उनमें से एक मुख्य वाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य हो, उस संबंध को कुछ शब्द जो हैं वो बता रहे हैं, जैसे कि जैसा तुमने कहा था वैसा ही मैंने किया। तो जैसा वैसा यहाँ पर क्या है? दोनों वाक्यों के संबंधों को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह के जो जैसा वैसा जो शब्द हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा, तो यहाँ पर जो और वही, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक, जब प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने के लिए हम प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या, किसे, किसने, कौन, किसके, इस तरह के शब्द को प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य में आते हैं और वाक्य के अंत में तो ये प्रश्न सूचक चिन्ह होता है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है, उस तरह के शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में रखते हैं। निजवाचक, जब कोई सर्वनाम हम स्वयं के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं अपने आप कलकत्ता चला जाऊंगा, तो अपने आप जो है वो हम अपने लिए ही यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह के शब्द जो हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम में रखा जाता है। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ इसकी तैयारी के बारे में, उसको करने से पहले आपको जो भी टॉपिक आप करना चाह रहे हैं, रिवीजन या अभ्यास, उसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आज हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का अभ्यास करेंगे। विशेषण का अभ्यास करेंगे, तो ये अभ्यास हम कैसे करने वाले हैं आइए हम देखते हैं। इसके लिए आपको इस तरह के शीट्स बना लेने हैं, या फिर आप कॉपी में ही इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यहाँ मैंने क्रिया भी लिख दिया है, तो यहाँ पर इस तरह से आप इनके भेद लिख करके पहले ये शीट तैयार कर लीजिए। अगर शीट में आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी रफ
आपकी नोटबुक हो या ग्रामर की कॉपी हो, उसमें भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने तीनों भेद इसके लिख दिए हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। वहीं सर्वनाम जो है इसमें भी मैंने सारे भेद इसमें लिखे हैं। पुरुषवाचक, इसमें उत्तम, मध्यम, अन्य भी मैंने लिखा है। निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्नवाचक, निजवाचक। इसी तरह से विशेषण का भी जो शीट है वो भी मैंने ऐसे ही सारे इसमें भेद लिख दिए हैं। ये करने से ये होगा कि बार बार जब आपकी नज़र इसमें जाएगी तो आप आराम से इन सारे भेदों को याद कर पाएंगे और इनमें क्या डिफरेंस है वो भी आप समझ पाएंगे, भूलेंगे नहीं आप इन चीज़ों को। तो आइए अब देखते हैं हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप 7वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पाठ जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला है, तो जैसे मैं मिठाई वाला ये ले लेती हूँ, इसमें कोई भी आप पैराग्राफ ले लीजिए। आपको इस पाठ को पढ़ना तो है ही परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं ये आखिरी वाला पैराग्राफ ले रही हूँ, आप इसे शुरू से पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी परीक्षा की जो तैयारी है वो भी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको इसे पढ़ते जाना है और जो भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वाले शब्द आते हैं उनको आपको भेद के अनुसार इसमें लिखते जाना है। तो यहाँ पर आप इसकी पहचान भी हो जाएगी और आप बिना किसी कार्य प्रपत्र के आपका जो व्याकरण जो भाग है वो भी आपका तैयार हो जाएगा। अतिशय गंभीरता के साथ, गंभीरता, गंभीरता शब्द जो है वो संज्ञा में भाववाचक में आता है। तो इस तरह से आप शब्दों को लिखते जाइए, जिस भी कैटेगरी में वो आ रहा है या जिस भेद के अंतर्गत आ रहा है वहां पर आप इसे लिखते जाइए। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मिठाई वाला यहाँ पर जातिवाचक आएगा। इसके बाद मैं भी अपने नगर, नगर, नगर मतलब नगर जातिवाचक में आएगा। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी, एक प्रतिष्ठित, एक यहाँ पर संख्या दिया गया है, एक प्रतिष्ठित, तो ये संख्यावाचक में आएगा। एक, एक प्रतिष्ठित, निश्चित संख्यावाचक में है। आदमी, आदमी यहाँ पर फिर से हम इसको जाति में रखेंगे। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर, सभी कुछ था, सभी कुछ, तो यहाँ पर मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर, ये सभी हम जो संज्ञा का जो जातिवाचक भेद है इसके अंतर्गत हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सब नहीं लिख रही हूँ। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर, ये सारे जो शब्द हैं हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो इस तरह से जो भी आपको यहाँ पर शब्द नज़र आ रहा है, आपको लगता है कि वो जातिवाचक में है, भाववाचक में है, तो आप उसके हिसाब से इसे लिखते जाएं। तो यहाँ पर देखिए आगे, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे, स्त्री। अब यहाँ पर स्त्री जो है वो भी जातिवाचक में आएगा। बच्चे, बच्चे भी जातिवाचक में आएगा। अब यहाँ पर छोटे छोटे 2 बच्चे लिखा हुआ है, तो 2 जो है निश्चित संख्यावाचक है, तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक में अब 2 बच्चे, यहाँ पर 2 बच्चे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये। अब यहाँ पर इसी तरह से आप इसे पढ़ते भी जाइए और जो भी इसके अंतर्गत आता है, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, जिसके अंतर्गत भी आता है उसके अंतर्गत उसे लिखते भी जाइए। स्त्री सुंदरी थी, यहाँ पर स्त्री सुंदरी, यहाँ पर सुंदरी स्त्री जो है सुंदरी बताया जा रहा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, गुण बताया जा रहा है, तो ये आप यहाँ पर सुंदरी, यहाँ पर आप गुण में लिख देंगे। बच्चे ऐसे सुंदर थे, बच्चे जो हैं बच्चों की सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है, तो सुंदर भी आप लिख सकते हैं। सजीव खिलौने, सजीव खिलौनों की विशेषता है कि वो सजीव हैं, यहाँ पर आप विशेषण में गुण में सजीव लिख सकते हैं। समय की गति, विधाता की लीला, विधाता, विधाता यहाँ पर जातिवाचक में आ जाएगा क्योंकि पर्टिकुलर भगवान का नाम नहीं लिया गया है, विधाता। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, दादी, दादी जो है ये जातिवाचक में। इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी, आंखें जातिवाचक संज्ञा। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले। अब यहाँ पर रोहिणी जो है नाम है, यहाँ पर रोहिणी आपको यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप लिख सकते हैं, रोहिणी।
तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ, यहाँ 2 पुड़ियाँ फिर से निश्चित संख्यावाचक में आप लिख दीजिए, 2 पुड़ियाँ। मिठाइयों से भरी, मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी, चुन्नू मुन्नू जो है वो भी यहाँ पर इसमें आएगा व्यक्तिवाचक में। इस तरह से भी पैराग्राफ को पढ़ करके उसमें बहुत सारे आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से संबंधित शब्द मिलते जाएंगे। आपको अगर इस तरह से व्याकरण की तैयारी करनी है, उसके लिए अभ्यास करना है, तो आप कोई भी पाठ जो कि आपकी परीक्षा में आने वाला है उसे भी इस तरह से पढ़ करके आप उनमें आने वाले जो शब्द हैं उनको इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंतर्गत आप लिखते जाएं और आपकी इस तरह से आपकी इस तरह से प्रैक्टिस भी होती जाएगी। और बिना वर्कशीट के साथ ही साथ पाठ को भी आप पढ़ लेंगे, वर्कशीट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके इस व्याकरण की तैयारी भी हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये जो तरीका है व्याकरण की तैयारी करने का ये आया होगा। आप अगर थोड़े बहुत अगर आपके पास किसी तरह का कार्य प्रपत्र नहीं बचा हुआ है और आप अभ्यास करना चाहते हैं व्याकरण के शीर्षकों का, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है पाठ के साथ व्याकरण की तैयारी करने का। कोई भी पाठ लेकर के आप उससे पढ़ते हुए उसमें आए हुए शब्दों को इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में बांट करके उसकी तैयारी भी कर सकते हैं और वहीं एक तरफ आपका जो पाठ है वो भी आप पढ़ लेंगे। तो आई होप आज जो व्याकरण की तैयारी का ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था और ये जो तरीका आपको बताया है ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर किसी भी व्याकरण के टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। मैं डिटेल में इसकी वीडियो बना करके और कार्य प्रपत्र जो है अभ्यास के लिए वो भी आपको देते हुए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आशा है आप आने वाली जो परीक्षा है उसकी अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे और परीक्षा में आपको बहुत ही अच्छे अंक मिलेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।